तो इससे पहले वाले क्लास में हमने बोहर्स मॉडल देखा था, रुदरफोर्ड मॉडल देखा था, जे थॉमसन मॉडल देखा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत से लोगों की राय देख ली थी। उसमें सबसे सक्सेसफुल अभी तक रहा है वो बोहर्स मॉडल। और बोहर्स मॉडल के जो 3 पोस्टुलेट्स थे वो भी हमने देख लिए, जैसे कि देयर इज़ अ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आता है? इट इज़ फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ h/2π। ये दूसरा पोस्टुलेट देखा। और तीसरा पोस्टुलेट हमने ये देखा कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट्स सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ये 3 पोस्टुलेट्स देखे। ये 3 पोस्टुलेट्स देखने के बाद हमने रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच में जो रिलेशन है वो डिराइव किया। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसमें भी रिलेशन देख लिया था। और हमने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिराइव कर ली थी। और इसके बाद हमने स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी किसी गैस को आप अगर हीट करते हो तो हीट करने के बाद दैट गैस एमिट्स पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो ये कौन सी वेवलेंथ हमें मिलती है वो भी हमने देख ली थी। इसमें स्पेशली फॉर हाइड्रोजन हमने कुछ स्पेक्ट्रम देख लिए थे, जैसे हमने देख लिया था बाल्मर सीरीज़, लाइमन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पाशन सीरीज़ एंड फंड सीरीज़। इन सब के एक्सप्रेशन भी हमने देख लिए थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नो देयर इज़, ये मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा था बट एक बात मुझे याद आ गई कि देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ रिमेनिंग। और जैसे कि मान लो कि हम लाइमन सीरीज़ की बात कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ लाइमन सीरीज़ या कोई भी सीरीज़ ले लो, वी नो दैट 1/λ इज़, यहाँ पे लेते हैं हम रेडबर्ग कांस्टेंट, दिस इज 1/1² माइनस 1/m², वेयर m कैन हैव वैल्यूज फ्रॉम 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। यानी इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 2 to 1, या फिर इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम 3rd ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट और फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 1st ऑर्बिट। ठीक है। देयर इज अ टर्म नोन एज सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट का मतलब है द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ एमिटेड इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो ये सीरीज यानी जैसे हम बात कर रहे हैं लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज के सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कौन सी रहेगी? सो फॉर दैट इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, और ये मान लो, एज्यूम करो कि ये इनफाइनाइट ऑर्बिट है, 2, 3, 4, 5 ऐसी इनफाइनाइट ऑर्बिट है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट में, सो ऑब्वियसली मैक्सिमम एनर्जी विल बी रेडिएटेड आउट बाय द इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी अगर मैक्सिमम है, एनर्जी का मतलब होता है एच न्यू, फोटोन ही एमिट करेगा वो इलेक्ट्रॉन, और फोटोन की एनर्जी रहती है एच न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम, तो वेवलेंथ विल बी व्हाट? मिनिमम। और ये जो मिनिमम वेवलेंथ है इसी को कहते हैं सीरीज लिमिट। ये जो मिनिमम वेवलेंथ है इसको हम कहते हैं सीरीज लिमिट। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग द मिनिमम वेवलेंथ? तो मिनिमम वेवलेंथ यानी अगर वो पूछते हैं कि डिराइव या फिर फाइंड आउट सीरीज लिमिट फॉर लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज की अगर सीरीज लिमिट चाहिए तो जहाँ से वो जंप कर रहा है वो ऑर्बिट का नंबर क्या चाहिए? इनफाइनाइट। तो सीरीज लिमिट फॉर लाइमन वो रहेगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1² माइनस 1/∞²। ऑब्वियसली ये जो इन्फिनिटी स्क्वायर है ये हो जाए, यानी 1/∞² 0 हो जाएगा, और ये 1/λ जो है वो r/1 हो जाएगा, यानी λ विल बी 1/r। सो दिस इज द smallest frequency emitted by the electron if it is jumping from highest orbit यानी infinite orbit to first orbit, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं इसलिए लाइमन सीरीज है। उसी तरह ट्राई कर लेते हैं हम बाल्मर सीरीज। तो अगर बाल्मर सीरीज है तो हमें पता है, तो बाल्मर सीरीज के लिए क्या एक्सप्रेशन है? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2² माइनस 1/m², where m can have values from 3,
4, 5 एक्सेट्रा। तो अब मुझे सीरीज लिमिट चाहिए किसके लिए, बाल्मर से। तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट ऑर्बिट से कहाँ, सेकंड ऑर्बिट में। तो सेकंड ऑर्बिट में वो जंप करेगा तो ये 1/λ, ये ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/∞। तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r/4। सो लैम्डा is 4/r. So this is the smallest wavelength emitted by the hydrogen atom for Balmer series. ये सारी जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है हम हर एक सीरीज़ के लिए डिराइव करते हैं। तो ये जो हर एक सीरीज़ की जो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है उसे कहते हैं सीरीज़ लिमिट, याद रखना इसे। अब मान लो क्वेश्चन आता है कि डिराइव द रेशियो ऑफ सीरीज़ लिमिट ऑफ लाइमन टू बाल्मर सीरीज़। तो लाइमन टू बाल्मर सीरीज़ यानी मान लो इसको मैं λ1 कहाँ गया, वो ये है λ1 कहता हूँ और इसको λ2 कहता हूँ। सो रेशो जो आएगा आपका λ1/λ2, तो λ1 इज़ 1/r एंड λ2 इज़ 4/r। तो ये आपका जो रेशो आएगा वो आएगा 1/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि डिराइव द सीरीज लिमिट ऑफ रादर रेशियो ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ टू पर्टिकुलर सीरीज। तो वो लाइमन बाल्मर मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है। दे में आस्क पाशन फंड या दे में आस्क बाल्मर, और इसके बाद वाली कौन सी थी वो ब्रैकेट सीरीज़। तो ये सीरीज़ आपको पूछी जा सकती है, ये रेशियो आपको पूछे जा सकते। दिस इज़ फॉर मिनिमम वेवलेंथ। अब मान लो मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, उस पर्टिकुलर सीरीज़ की मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए। वेवलेंथ अगर मैक्सिमम चाहिए तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम चाहिए। फ्रीक्वेंसी मिनिमम यानी एनर्जी डिफरेंस जो है वो मिनिमम चाहिए। ये कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब आपका इलेक्ट्रॉन एक मान लो 2 है और ये n=1 है, तो जस्ट ऊपर की ऑर्बिट से नीचे की ऑर्बिट में आ रहा है। जैसे 2 से 1 में आ रहा है, तो अगर ये 2 से 1 में आ रहा है तो इन दैट केस द एनर्जी रादर वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम, क्योंकि एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम क्योंकि एनर्जी डिफरेंस आपका मिनिमम बन रहा है, क्योंकि वो जस्ट ऊपर की ऑर्बिट से नीचे की ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो इन दैट केस एनर्जी डिफरेंस मिनिमम आ रहा है। तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम यानी एच न्यू की वैल्यू मिनिमम आ रही है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम है यानी वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो अगर वो पूछते हैं कि मैक्सिमम वेवलेंथ निकालो, तो फिर से लाइमन की अगर हम बात करें तो 1 मिनट दे दो मुझे। हाँ जी, तो मुझे अगर मैक्सिमम वेवलेंथ डिराइव करनी है, सीरीज़ लिमिट का टॉपिक हो गया है, सीरीज़ लिमिट इज़ ओवर। अब हम बात करें कि मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज़ की कितनी है। सो इन दैट केस उसके लिए एनर्जी डिफरेंस मिनिमम चाहिए। एनर्जी डिफरेंस यानी इलेक्ट्रॉन शुड जंप फ्रॉम जस्ट हायर ऑर्बिट। तो 1 के लिए जस्ट हायर ऑर्बिट है 2, तो यहाँ पे मैं 1/2² लिख देता हूँ। तो ये जो मिलेगा मुझे आंसर ये आ जाएगा r इंटू 1/1 माइनस 1/4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4। सो 1/λ इज़ 3/4 r और लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/r। ये हो जाएगा लाइमन सीरीज़ के बारे में। ये है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज़। अब बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़। तो बाल्मर सीरीज़ के लिए फिर से 1/λ2, लेट λ2 बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़, r 1/2² माइनस 1/। अब बाल्मर सीरीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, बट उसे कहाँ से जंप करना पड़ेगा, उसको जंप करना पड़ेगा थर्ड ऑर्बिट से। सो 3 to 2 अगर वो आता है, सो इन दैट केस दैट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज़। तो ये आ जाएगा 3²। सो 1/λ2 r, ये 1/4 माइनस 1/9। तो अब ये कैलकुलेशन हमें करने पड़ेंगे फटाफट। r ये 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 9 माइनस 4 हो जाएगा। सो 1/λ2 इज़ r और ये 5/36। सो λ2 आपका आ जाएगा 36/5 इंटू 1/r। और मान लो कि वो रेशो पूछ लेते हैं, तो रेशो ऑफ λ1/λ2
ये पूछा उन्होंने। सो इट इज़ 4/3 1/r, और ये है 36/5 1/r। ये 1/r कैंसिल हो जाएगा। λ1/λ2 जो है वो 4/3 इंटू 5/36 हो जाएगा, ये 9, तो ये 5/27 ऐसा रेशो आ रहा है। आई होप मैंने कैलकुलेशंस करेक्टली किए हैं, बट जस्ट मुझे एक डेमो दिखाना था कि अगर ऐसा कुछ रेशो पूछा जा सकता है तो सीरीज़ लिमिट का भी रेशो पूछ सकते हैं, या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ का भी रेशो पूछा जा सकता है। तो अगर सीरीज़ लिमिट है, सो इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम इनफाइनाइट ऑर्बिट टू दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। पर्टिकुलर यानी क्या? पर्टिकुलर यानी लाइमन के लिए n = 1 रहेगा, बाल्मर के लिए n = 2 रहेगा, पाशन के लिए n = 3 रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर वो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछते हैं तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए इट जम्प्स जस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट हायर लेवल। तो ये बातें याद रखना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर MCQs आपको आ सकते हैं आपके CET एग्ज़ाम में। इवन दे में आस्क यू व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज टू मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्टेन इन लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज के ही दोनों वेवलेंथ का रेशो वहाँ पे पूछा जा सकता है। सो इन बातों का अच्छे से ध्यान रखो, और यही एक टाइप है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। सो ये मुझे आपको बताना था। सीरीज लिमिट एक है, दैट इज़ द मिनिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इस मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कैसे ढूंढ निकालनी है ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट, अब शुरुआत करते जो टॉपिक मैंने लिखा है वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। तो ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो लिमिटेशंस में बात करते हैं। ये लिमिटेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है कि बोहर्स मॉडल जो है इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली हाइड्रोजन एटम। ये जो अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस के हम डिस्कशन कर रहे हैं, सो ऑल दी स्पेक्ट्रल लाइंस आर बेसिकली ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन, और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम दे सकते हैं यूजिंग बोहर्स मॉडल। बट जो हायर एटम्स है, हायर एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन हम बोहर्स मॉडल के ज़रिए नहीं दे सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसी ड्रॉबैक में एक और पॉइंट उन्होंने बोला है कि नॉट ओनली अदर एलिमेंट्स, इवन हाइड्रोजन में भी कुछ ऐसी लाइंस यानी कुछ ऐसी वेवलेंथ्स हमें मिल रही है जिनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। हमने जो वेवलेंथ देखी, बाल्मर, लाइमन, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड, इसके अलावा भी हमें कुछ और वेवलेंथ मिल रही है, और इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको बोहर्स मॉडल के ज़रिए नहीं मिलेगा। तो ये उसका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि जो वेवलेंथ एमिट की गई है हाइड्रोजन से, तो ये वेवलेंथ जो देखी गई है ऑन द स्क्रीन, मैंने कहा था कि एक प्रिज्म रखा गया है, प्रिज्म के बाद ये वेवलेंथ अलग अलग होती है और स्क्रीन में देखा गया, तो स्क्रीन में ऐसा पता चला कि कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी अलग है, कुछ ज़्यादा ब्राइट है, कुछ ज़्यादा कम ब्राइट है। तो ये जो इंटेंसिटीज़ में जो डिफरेंस आ रहा है, इसके बारे में भी बोहर्स मॉडल में कोई भी खास एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है। तो ये दूसरा ड्रॉबैक हो गया रिगार्डिंग इंटेंसिटीज़ ऑफ एमिटेड लाइंस। लाइंस यानी वेवलेंथ्स, ठीक है। आपके बुक में कई बार ये लाइंस ये शब्द आ रहा है। लाइंस का मतलब क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कि एक पर्टिकुलर गैस है, इस गैस में को आपने हीट कर दिया, ठीक है। नाउ गैस के जो अंदर के जो एटम्स है, दे विल एमिट सम रेडिएशंस। सो ऑल दिस रेडिएशंस आर पास थ्रू प्रिज्म, और प्रिज्म से पास होने के बाद दे विल गेट डिस्पर्स्ड। तो हमें यहाँ पे अलग अलग डिस्पर्स क्यों है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट रहेगा, तो उनका जो बेंडिंग है वो अलग अलग हो जाएगा, और यहाँ पे हमें अलग अलग लाइंस, ब्राइट लाइंस दिखाई देंगी। तो इसलिए वो लाइंस ये शब्द ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो इंटेंसिटी है ये अलग अलग लाइंस की, ये अलग क्यों है, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ वी आर गेटिंग फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। और ये जो प्रॉब्लम है ये आपका बोहर्स मॉडल से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा ड्रॉबैक, बोहर ने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। बोहर का ये सेकंड पोस्टुलेट आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbits in which its
एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पर क्यू। इसके पीछे जस्टिफिकेशन क्या है, ये जस्ट एक थियोरेटिकल पॉइंट उसने रख दिया बट विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। तो ये एक तीसरा ड्रॉबैक आपका बन गया बोहर का। तो ये 3 ड्रॉबैक अभी हमने डिस्कस किए। ये तीनों ड्रॉबैक में ये आपको पता होगा, ये पॉइंट उसने क्यों रखा ये आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट बोहर ने इसलिए रखा था क्योंकि वो जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ परफॉर्मिंग एक्सिलरेटेड मोशन। इन दैट केस दैट चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट सम एनर्जी, और एनर्जी अगर वो रेडिएट करता है इन दैट केस इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी रेडियस कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट ऐसा कुछ देखा नहीं गया है। तो बोहर ने ये कहा कि नहीं वो ऐसा करेगा नहीं, उसको एनर्जी रेडिएट करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है तो ये उसने कह दिया फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इसके पीछे कोई भी जस्टिफिकेशन उसने नहीं दिया। तो ये 3 ड्रॉबैक्स है। ये 3 ड्रॉबैक्स आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं या फिर लक अच्छा रहा तो आपको 3 मार्क्स के लिए भी ये ड्रॉबैक्स पूछे जा सकते हैं। बट आगे क्या हुआ, आगे हुआ ये कि डी ब्रॉगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, इस पॉइंट का। डी ब्रॉगली ने इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दिया। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, अब एक मिनट, तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ये जो बोहर ने जो पॉइंट बताया ये करेक्ट है और इसके पीछे अभी जस्टिफिकेशन उसका शुरू होता है। उसने ये कहा कि हम जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी है उसमें बात ये हो रही है कि वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन इट शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बराबर है, ये शायद प्रूव भी किया गया है। बट जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सो इन दैट केस electron is not acting as a particle, electron is acting as a wave। yes, उसने ये कहा क्योंकि डी ब्रॉगली का ही हाइपोथेसिस हमने देखा था। उसने कहा था कि if the particle is moving it is having wave nature। तो डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ये पॉइंट बराबर है। उसने कहा कि when electron is revolving around the nucleus it is acting as a wave and that too उस ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव्स जनरेट करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन है स्टैंडिंग वेव्स यानी स्टेशनरी वेव। हमने सुपरपोजिशन वेव्स में 2 टाइप पढ़े, एक है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा है स्टेशनरी वेव। तो उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन इज जनरेटिंग स्टैंडिंग वेव्स इन दैट ऑर्बिट। किस तरह से, मान लो ये न्यूक्लियस है आपका और ये आपकी ऑर्बिट है। तो मैं अगर यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये मेरी पहली वेव होती है, फिर ये मेरी दूसरी वेव है और फिर ये मेरी तीसरी वेव है। सो इस तरह से we are getting standing waves around the nucleus। so electron creates standing waves। यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से 3, ये एक वेवलेंथ हो रही है, यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो रही है। तो ऐसी मैंने 3 वेव्स निकाली है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 पाई r, if r is the radius, if r is the radius of the orbit then 2 pi r is equal to 3 lambda। 2 pi r is equal to 3 lambda। इन जनरल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि n lambda, where n is the number of that orbit यानी principal quantum number of that orbit। so 2 pi r is equal to n lambda। so that means lambda is equal to 2 pi r upon n। ये है lambda। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा क्या होता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से लैम्डा होता है h अपॉन एम वी। लैम्डा इज h अपॉन एम वी। ये है आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, वेयर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के हिसाब से ये लैम्डा है। और हमने अगर एज्यूम कर लिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज पार्टिकल एक्ट ही नहीं हो रहा है, तो अगर वो चार्ज पार्टिकल की तरह काम ही नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या कहती है, इफ़ द चार्ज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन दैट केस इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन। सो इलेक्ट्रॉन शुड एमिट एनर्जी, बराबर है। पर
डी ब्रॉगली ने क्या कहा, डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ठीक है चार्ज इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, बट इन दैट केस इलेक्ट्रॉन इज नॉट बिहेविंग एज अ पार्टिकल, इट इज़ बिहेविंग एज अ वेव, एंड दैट टू स्टैंडिंग वेव। तो वो ऑर्बिट पे ऐसी स्टेशनरी वेव जनरेट कर रहा है, और वो वेव है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, और इसलिए वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट्स वाई दैट इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल इन दैट ऑर्बिट, क्योंकि स्टेबिलिटी तो प्रूव की गई है। ऑल एलिमेंट्स आर स्टेबल एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर स्टेबल। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी है वहाँ पे, सो ये हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं उनके पास। हाँ, भले ही ये कहाँ से आया ये अभी तक हमने प्रूव नहीं किया, तो अभी हम इसी का प्रूफ देख रहे हैं। तो लेट अस एज्यूम कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पे n इज़ 3, ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे n इज़ 3, और आपके बुक में जो डायग्राम है पेज नंबर 330 आपके बुक में जो डायग्राम है उसमें मेरे ख्याल से 4 वेव्स उन्होंने बनाए, तो इन दैट केस n विल बी 4। आपके बुक में जो डायग्राम है उस हिसाब से n इज़ 4, जो मैंने डायग्राम बनाई है फॉर दैट n इज इक्वल टू 3। सो अगर ये भी लैम्डा है, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे स्टेशनरी वेव जनरेट हुई है, सो अकॉर्डिंग टू दैट सर्कमफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, 3 लैम्डा मेरे हिसाब से। तो मैंने n एक जनरल वहाँ पे लिख दिया है, n लैम्डा। सो लैम्डा इज़ 2πr अपॉन n, तो ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा, दोनों को इक्वेट करके देखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। सो 2πr अपॉन n इज इक्वल टू h अपॉन mv। एक काम करते हैं, mv को इधर लेके जाते हैं, सो और ये 2πn को इधर, सो mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2π। सो देखो mvr इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन यानी सर्कुलर मोशन। mvr ये वाला, it is nothing but angular momentum of the particle performing circular motion. So that's why L is equal to n h upon 2π। तो ये इस तरह से डी ब्रॉगली ने ये थियरम प्रूव कर दिया। ये जो पॉइंट है जिसका एक्सप्लेनेशन बोहर्स नहीं दे पाया था, उसने बस कह दिया कि भाई ऐसा है, अब जस्टिफिकेशन मुझे नहीं पता। तो इसका जस्टिफिकेशन किसने दिया? बोहर वॉज अ स्टूडेंट आई थिंक ऑफ, नहीं बोहर नहीं, डी ब्रॉगली वॉज द स्टूडेंट ऑफ बोहर। तो बोहर ने जब ये पॉइंट बोला था उसके 10 साल बाद डी ब्रॉगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो फाइनली डी ब्रॉगली ने ये प्रूव करके दिया कि वाई इलेक्ट्रॉन इज नॉट एमिटिंग एनर्जी इवन इफ इट इज़ अ चार्ज पार्टिकल एंड इट इज़ परफॉर्मिंग एक्सेलरेटेड मोशन। फिर भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज इट इज़ नॉट एक्टिंग एज अ चार्ज पार्टिकल, इट इज़ एक्टिंग एज अ वेव। वेव है तो उसको एनर्जी रेडिएट करने की ज़रूरत नहीं, इट सेल्फ इज़ अ एनर्जी, वो खुद एक एनर्जी है, तो उसको एनर्जी रेडिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये था एक्सप्लेनेशन डी ब्रॉगली का। अब ये जो एक्सप्लेनेशन आपके बुक में दिया है ना, आप इसे ज़रा अच्छे से समझ लो पूरा, क्योंकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में पुराने सिलेबस में दिया है और आपके बुक में थोड़ा सा ना कुछ अलग दिया है। शायद हो सकता है यही है, बट इक्वेशंस उन्होंने ऊपर नीचे करके रख दिए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि इफ़ लेट अस एज्यूम दैट n नंबर ऑफ वेव्स आर जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द orbit of electron, in that case we can write 2πr is equal to n lambda. So therefore lambda is 2πr upon n. Now according to de Broglie hypothesis, lambda is h upon mv. So from equation 1 and equation 2 we can write 2πr upon n is equal to h upon mv. mv को इधर लेके जाओ, 2πn को इधर लेके आओ, so mvr is equal to nh upon 2π. That means where mvr is your angular momentum and therefore L is equal to nh upon 2π. Proved. ये ऐसा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। कैसे लिखना है अभी मैंने बताया। सिंबल्स का एक्सप्लेनेशन आपको देना ज़रूरी है। वेयर एम इज़ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज़ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा इज़ द वेव एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, एल इज़ द एंगुलर मोमेंटम। और ये इस तरह की डायग्राम आपको ड्रॉ करने की पड़ेगी। भले ही आप यहाँ पे 3 साइकिल दिखाओ या 4 साइकिल दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीथिंग विल डू। तो ये प्रूफ आपको
शायद पूछा जा सकता है कि शो दैट हाउ डी ब्रॉगली प्रूव्ड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्योंकि ये जो है ये सेकंड पोस्टुलेट है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि प्रूव रादर शो हाउ डी ब्रॉगली प्रूव्ड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। तो वहाँ पे सबसे पहले ये याद होना चाहिए वहाँ पे कि यार सेकंड पोस्टुलेट है क्या। तो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दैट्स इट। तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने अलग अलग साइंटिस्ट के अलग अलग थियोरी देखी, और अब जो नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है दैट इज़ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस जो है उसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में आपके बुक में कुछ डिस्कशन किया है। हम थोड़ा आज शुरुआत कर देंगे और फिर इसके भी आगे हमें देखना है, देखते हैं क्या क्या दिया है। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये पार्ट जो शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्कशन ऑफ, एक मिनट, ये सिर्फ न्यूक्लियस है। तो ये पार्ट शुरू होता है फ्रॉम डिस्कशन ऑफ व्हाट न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेंट्स। तो आपको पता है एटम के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं और दोनों का मास लगभग सेम होता है। नाउ मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, प्रोटॉन का मास इतने गुना ज़्यादा रहता है एज़ कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक चीज़ यहाँ पे दी है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम रहता है, बट न्यूट्रॉन का थोड़ा हायर रहता है मास। अब आगे बढ़ते हैं। मास नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय मास नंबर? तो मास नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। So mass number of any element is basically mass number of neutrons plus number of protons। ये भी आपके बुक में दिया है। मास नंबर का सिंबल शायद A है और ये Z है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी दैट इज डिनोटेड बाय Z। सो और इसके लिए कोई खास ऐसा नंबर नहीं है, इसको आप बोल सकते हैं इट इज़ A-Z। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तीन बेसिक टर्म्स है यहाँ पे। पहला है आइसोटोप्स, फिर दूसरा है आपके बुक में सीक्वेंस क्या है, आइसोटोप है, आइसोबार्स है और फिर है आइसोटोन्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स? तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट उनमें दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम पाए गए हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि उनके अलग अलग मास नंबर है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है। सो एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। दूसरा दिया है आपके इसमें आइसोबार्स। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ मास नंबर, यानी सेम मास नंबर, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दैट इज तीसरा, आई मीन आइसोटोन्स। आइसोटोन्स यानी एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोन्स। अब आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स में आपका है हाइड्रोजन, फिर है ड्यूटेरियम, फिर है ट्रिटियम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, फिर ट्रिटियम। अब ये क्या है, ये बेसिकली है, ये हाइड्रोजन के ही अलग अलग तीन प्रकार हैं। इसमें 0 न्यूट्रॉन्स है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन्स एक ही है और इसमें न्यूट्रॉन 2 है, बट तीनों में प्रोटॉन की जो संख्या है वो एक ही है। तो इसलिए ये बन गए आपके आइसोटोप, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ डिफरेंट। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम रहेगी। दूसरा बात करते हैं आइसोबार्स।
सो आइसोबार्स के लिए अगर एग्जांपल देना चाहे, आपके बुक में दिया है आइसोबार्स के लिए एग्जांपल, ट्रिटियम एंड हीलियम। तो ट्रिटियम एंड हीलियम दे कैन बी कॉल्ड एज आइसोबार्स। इसमें देखो बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट, दे आर हैविंग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दोनों का जो एटॉमिक मास नंबर वो सेम है। और लास्टली वी हैव एग्जांपल ऑफ आइसोटोन्स। तो आइसोटोन में हम देखते हैं तो ट्रिटियम एंड हीलियम। सो ट्रिटियम एंड हीलियम, तो देखो इसमें 2 न्यूट्रॉन्स है और इसमें भी 2 न्यूट्रॉन्स है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आइसोटोन्स का। तो ये जस्ट बेसिक डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप्स, आइसोटोन एंड आइसोबार, दैट्स इट। तो यही एक डिस्कशन यहाँ पे किया गया है और इसका बेसिक शायद आपको पता होगा, ये शायद आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, बट एनीवे हमने रिवाइज करके रख दिया है। तो ये 3 टाइप बस आप याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मेन डिस्कशन अभी आगे है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा।